जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में कश्मीरी पंडितों पर बनी द कश्मीर फाइल फिल्म्स और कश्मीर के इतिहास पर बात करूंगा। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो आने की जानकारी मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोग चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं, अपने सुझाव ईमेल कर सकते हैं और हमारे संपादकीय न्यूज चैनल को भी आप देख सकते हैं। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में कश्मीरी पंडितों पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने धूम मचाने के साथ ही लोगों के मन मस्तिष्क को भी झकझोर दिया है। द कश्मीर फाइल्स 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उन पर हुए अत्याचारों पर आधारित फिल्म है। ये अत्याचार धर्मांध लोगों ने किए जो कश्मीर में रहते हैं और पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं। कश्मीर के इन धर्मांध और जिहादी मानसिकता के लोगों के कुकर्मों का या विभत्स चेहरा भी पूरी दुनिया को दिखाना आवश्यक था, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने दिखाने का प्रयास किया। वे बधाई के पात्र हैं, परंतु इस फिल्म के आने से भारत का कथित लिबरल सेकुलर परेशान है और वो दिनों में दुबका हुआ तो अपने फन को लेकर बाहर निकल आया है। द कश्मीर फिल्म की कहानी 90 के दौर में कश्मीर में घाटी में हुए कश्मीरी पंडितों के निष्कासन और इस दौर के राजनीतिक माहौल पर आधारित है। आप जानते हैं कि फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पुनीत इस्सर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं। विवेक अग्निहोत्री ने इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के रहस्य पर द ताशकंद फाइल्स बनाई थी। इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने इतिहास के पन्नों में धूल से अटी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी। अब कश्मीर फाइल्स के माध्यम से उन्होंने भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में एक को बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर के माध्यम से सामने रखने का प्रयास किया है। जो बॉलीवुड स्मगलरों, हत्यारों, गुंडों पर फिल्में बनाता रहा है, परंतु मानवीय संवेदना से भरी घटनाओं पर नहीं, खासतौर पर जब यह घटना हिंदुओं से जुड़ी हो। बॉलीवुड में 70 के दशक के बाद की अधिकतर फिल्मों में ब्राह्मण को लालची, ठाकुरों को अत्याचारी तथा बनिया को ठग दिखाया गया है, जबकि मस्जिद के इमाम को संसार का सबसे भला मानस बताया जाता रहा है। यह सब पाकिस्तान के कराची में बैठे डी कंपनी के इशारे पर होता था और उसी के इशारे पर बॉलीवुड चलता रहा है। इसलिए कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों पर फिल्म बनाने की किसी भी फिल्मकार की हिम्मत नहीं हुई। अब देश में राजनीतिक हालात बदलने हैं तो तब से इनका यह रास्ता खुल गया। फिल्म 1990 में हुए कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचारों की कहानी है, जिसमें 700 से ज्यादा परिवारों का इंटरव्यू लेने के बाद यह हिस्सा तैयार किया गया। यह 90 के दशक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों तथा हिंदुओं के नरसंहार और पलायन की कहानी है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द, दुख, पीड़ा, वेदना को तथ्यों के आधार पर दर्शाने की कोशिश की गई है और यह भी दिखाया गया कि किस तरीके से अपने धर्म स्थलों से निकलकर हुए धर्मांध, कट्टर, जिहादी मानसिकता के लोगों ने किस तरीके से वहां के लोगों का नरसंहार किया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया और एक महिला के पति के खून को उन्होंने चावल में उसके खून को भिगाया और उससे पके चावल को उस महिला को खिलाने की कोशिश की थी। यह फिल्म कश्मीर में कश्मीरी पंडित पर हुए जुल्म और आज के युवा के मन में चल रहे कश्मकश की कहानी है। फिल्म में अतीत है, वर्तमान है और इन दो पीढ़ियों का द्वंद्व भी है। यह फिल्म देखने के बाद संवेदनशील आदमी अपनी आंसू को नहीं रोक पाएगा। स्वतंत्र भारत में कश्मीर पंडित ऐसा समाज है जिसे उनके घर से ही बेदखल कर दिया गया, परंतु मुसलमानों के तुष्टिकरण को ही धर्म निरपेक्षता मानने वाले मक्कारों और जो राजनीतिक लोग थे, लेखक थे, पत्रकार थे, बुद्धिजीवी थे, वैसे मुद्दे उन्होंने बनने ही नहीं दिया। इस मामले में सरकारी टुकड़ों और सम्मानों पर पलने वाले कथित सेकुलर पत्रकार ने भी कश्मीरी पंडितों के दर्द को अपने समाचार पत्र माध्यमों में जगह नहीं दी।
जबकि यही लोग आतंकियों के पक्ष में खड़े रहते हैं, रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लेते हैं। जब केंद्र में उस वीपी सिंह की सरकार थी, जो कि भारत को जातीय संघर्ष में धकेलने का जिम्मेदार था, उनकी सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद उसी कश्मीर का था। 90 के दशक में ही मैं भी दिल्ली में एक पत्रकारिता में जब शुरू कर रहा था, तो एक समाचार पत्र के लिए मैंने कुछ कश्मीरी में के जो यहाँ कैंप थे उन लोगों से बात की थी। तो उन्होंने अपनी पूरा बयान इसमें कहा था। वे कैंप थे यहाँ मंगोलपुरी में थे, और इस तरह के और भी कई कैंप यहाँ पे दिल्ली में उनके लगे थे। उसमें वे लोग साफ कहते थे कि वहाँ का जो एक संगठन जमात इस्लामी से डर लगता है। इसका सबूत मेरे पास आज भी है। और ये था मंगोलपुरी के एक शरणार्थी कैंप में एक कश्मीरी युवक ने, जो कि स्नातकोत्तर था, उसने ये कहानी कही थी। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जो कश्मीरी पंडित दिल्ली में तब रहते थे, उनको उस जमाने में मात्र 500 रुपये 5 सदस्यों के परिवारों को लिए मिलता था, जबकि उसी दौरान जो यहाँ पे वो अफगानी शरणार्थी रहते थे, अफगानी शरणार्थियों को कम 2000 रुपये के हिसाब से प्रति परिवार पैसा मिलता था। तो यह इनकी होती विसंगति थी और इनको देखने वाला कोई नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी समाज को लेके अब तक का ये जो बातें थी बिल्कुल सामने नहीं आ पाई, और यह कह दिया गया कि कश्मीरी लोगों का वर्चस्व था पंडितों का, इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ। यानी वो लोग समृद्ध थे, तो यानी समृद्ध लोगों के साथ दूसरों को अन्याय करने की छूट थी। यह कौन सा समाज है जो ऐसा करता है? कश्मीर को जानना है तो कल्हड़ की राज तरंगिणी को पढ़ लेना चाहिए। भारत के लोग जानते ही हैं कि कश्मीर के सभी मूल निवासी कभी हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति 5000 साल पुरानी है। यहाँ का प्राचीन विस्तृत लिखित इतिहास राज तरंगिणी में है, जिसे महान कवि कल्हड़ ने 12वीं सदी में लिखा था। तब तक यहाँ पूर्ण हिंदू राज्य था। यहाँ सम्राट अशोक के साम्राज्य का भी यह हिस्सा रहा। यहाँ कभी बौद्ध धर्म का भी आगमन हुआ था, जो आगे चलकर कुशवाणों के यहाँ अधीन जो है समृद्ध हुआ। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के शासन में यहाँ 6ठी शताब्दी में एक बार फिर से हिंदू धर्म की वापसी हुई। उसके बाद ललितादित्य हिंदू शासक रहा। उसका शासनकाल 697 ईस्वी से 738 तक था। अवंती बर्मन ललितादित्य का उत्तराधिकारी बना। उसने श्रीनगर के पास अवंतीपुर बसाकर अपनी राजधानी को बनाया था, जो एक समृद्ध क्षेत्र रहा। उसके खंडर अवशेष आज भी शहर की कहानी कहते हैं। यहाँ महाभारत युग के गणपत यार और खीर भवानी मंदिर आज भी मिलते हैं। 14वीं शताब्दी में यहाँ मुस्लिम शासन हुआ। इस्लामी आक्रांताओं ने यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को बलात् मुसलमान बना दिया था। कश्मीर घाटी की में कोटा रानी अंतिम हिंदू रानी थी। इस रानी की बहादुरी और सुंदरता के किस्से आज भी कश्मीर घाटी में और जम्मू कश्मीर के लोक गाथाओं में, गीतों में सुनाई देते हैं। कोटा रानी ने 13वीं सदी में कश्मीर पर राज किया था। वह कश्मीर की अंतिम हिंदू रानी थी, जिन्होंने मुस्लिम सत्ता आने से पहले तक कश्मीर पर घाटी पर राज किया। उन्होंने कश्मीर पर मुगलों के आक्रमण के सामने आखिरी दम तक मुकाबला किया, और एक अवसर ऐसा भी आया कि उन्होंने अपनी जान ही दे दी थी। आदि शंकर भी यहाँ आए थे। मां शारदा का भी मंदिर यहाँ था। यहाँ उनका मंदिर भी है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव की पत्नी देवी सती रहा करती थी। यह भी कहा जाता है कि यहाँ की झील में कछुआ बहुत थे। इससे इस क्षेत्र का नाम कछुओं की यानी कश्चमर से कश्मीर नाम हो गया। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कैस्पियन सागर यानी कश्यप सागर और कश्मीर का प्राचीन नाम पड़ा। यह भी कहा जाता है कि कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप के कुल के लोगों का राज फैला हुआ था। इस बारे में यह भी कहा जाता है कि कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। कश्मीर शब्द खस व मीर से बना है। कैस्पियन सागर के आसपास जब खस लोग आए तो इस देश का नाम खस देश पड़ गया। खस देश यानी कश्मीर, इसका जो था खस देश नाम पड़ा। और प्रसिद्ध भाषाविद रामविलास शर्मा का कथन था कि मीर शब्द मध्य एशियाई शब्द है और स्लाव भाषा में अभी भी इसका प्रयोग होता है। पामीर में पाए जाने वाले मीर शब्द भी यही है और इसका अर्थ होता है चरवाहों का देश। इसलिए खश धन मीर से कश्मीर से कश्मीर यह नाम पड़ गया। और मीर शब्द को मुसलमानों से
जोड़ना गलत है कि यह मीर शब्द के लोग सोचते हैं कि यह पुराना मुस्लिम क्षेत्र था, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से खान शब्द मंगोलों का शब्द था और बाद में इस्लाम में आए लोगों ने उसको अपना प्रयोग कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, उसी तरह मीर शब्द भी जो है स्लाव भाषा का था या ना कोई अरबी से जुड़ा है जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ, इसलिए यह शब्द इन्होंने बाद में स्वीकार किया और इस तरह ये कश्मीर बना था। हालांकि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खादियान यार बारामूला में पहाड़ों के धंसने से ये झील का जो पानी बहकर निकल गया था और इस तरह कश्मीर में रहने लायक स्थान बन गया था। जबकि पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पे चारों तरफ पानी था और कश्यप ऋषि ने उस तालाब से पानी निकाल दिया था और इससे यह भूमि रहने लायक बन गई थी। इस अपनी ही भूमि से कश्मीरी पंडितों के बेदखल ये जिनको कर दिया गया था, यह उनकी भूमि थी और इन कथाओं से भारतीय लोगों को सबक लेना होगा। इस हिमालय क्षेत्र के कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों पर फिल्म को अवश्य देखना चाहिए और कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश और जम्मू भी और उत्तराखंड के लोगों को भी यह देख लेना चाहिए कि इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग यदि इन क्षेत्रों में बसते हैं, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करते हैं, तो उनसे उनको सबक लेना चाहिए, क्योंकि यदि इनकी जनसंख्या बढ़ी तो ये देर सवेर फिर कश्मीर को बना देंगे इन क्षेत्रों को। खासतौर पर उत्तराखंड की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बढ़ी है और उसमें मेरठ से लेके और ये रेलखंड के लोग वहाँ बस गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जो डंडे से ये लोग भाग के उत्तराखंड में बस गए हैं और व्यवस्थित तरीके से इनको बसाया जा रहा है। और इसलिए इस जिहादी मानसिकता के लोगों को से बच के रहना होगा। वैसे तो भारत में सभी को रहने की संविधान परमिशन देता है, लेकिन उनको संविधान के दायरे में रहने से जो लोग रहते हैं उनका तो स्वागत है, लेकिन जिहादी मानसिकता के लोगों से सतर्क रहना चाहिए। तो यह थी कश्मीर के पंडितों की दर्दनाक कहानी पर बनी फिल्म और कश्मीर के इतिहास पर। और वास्तव में यह भी कह सकते हैं कि यह फिल्म कश्मीर के उन मानसिकता के लोगों के जो धर्मांध थे उनका एक विकृत चेहरा सामने दुनिया को दिखाता है। और इस मानसिकता के लोगों का इस फिल्म में एक डायलॉग है जो कहता है कि सरकार भले उनकी हो लेकिन सिस्टम हमारा है। इसका अर्थ यह है कि उनके लोग हर जगह घुसे पड़े हैं, चाहे वो मीडिया में हो, सरकारी तंत्र में हो, हर जगह एनजीओ के नाम पे और अलग अलग चेहरों के नाम पे वो आते हैं और इस तरीके से अब वो अपने बिलों से फिर आ गए हैं। और इसमें खास तौर पर एक आयातित विचारधारा के लोग इसमें सबसे आगे हैं, वही इस लोगों को आश्रय प्रश्रय सब देते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोग चैनल तथा संपादकीय न्यूज चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके टाइटल सॉन्ग को हम पहाड़ों वालों का भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इस वीडियो में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।